नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी के राजनीति में आजकल गजब का इस्तीफा सीजन चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अफसरों के ग्रुप पर मैसेज आ गया है कि भाई जो पहले इस्तीफा दे देगा उसे ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। पहले वो अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो हलचल मच गई, लेकिन असली धमाका किया अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने। उन्होंने मंगलवार को अचानक अपनी कुर्सी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और बोले कि मैं ये इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में दे रहा हूं। अब जनता भी हैरान हो गई कि भाई साहब, सपोर्ट करने के लिए तो लोग वोट देते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन ये तो अपनी चलती चलती सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी की खुशी के लिए आप अपना ही घर फूंक डाल रहे हैं। मतलब कल तो साहिब ने त्याग के नाम पर ऐसा रोना धोना मचाया जैसे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो अपनी किडनी ही दान कर देंगे, और रोते रोते अपनी बीवी को फोन लगाते हैं, कहते हैं मैं तो 2 रातों से सो नहीं पाया हूं। साहिब ने कल ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के लिए जो कुछ कहा वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात होते होते पता चला कि ये मामला तो है ही नहीं ऐसा कुछ। ये साहिब नौकरी पाने के लिए जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए हुए थे उसमें झोल है और जांच चल रही है। साहिब लगातार मेडिकल बोर्ड के पास जाने से बच रहे हैं। नौकरी जाने के भी पूरे चांस है। सरकारी पैसे की रिकवरी भी हो सकती है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि साहिब के भाई ने ही मीडिया को बताई है। दरअसल इस्तीफे के चंद घंटे बाद प्रशांत जी के सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने कैमरे के सामने आकर इनकी पोल खोल डाली, और जो पोल खोली है उसे सुनकर सबका दिमाग चकरा गया। भाई साहब बोले, अरे ये कोई त्याग व्याग नहीं है, वो तो बस जांच से बचने के लिए प्रशांत जी ड्रामा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया कि प्रशांत ने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी हथियाई थी। खुद को 40% नेत्रहीन बताया था, यानी 40% जो उनकी आंखें हैं काम नहीं कर रही हैं, जबकि भाई कह रहा है कि उसे एकदम सब टकाटक दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब जांच की तलवार गर्दन पर लटकी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने 2 बार चेकअप के लिए बुलाया तो साहब ने सोचा इससे पहले कि पकड़ा जाऊं, योगी जी का भक्त बन जाता हूं, इस्तीफा दे देता हूं, इज्जत भी बच जाएगी और नेता नगरी भी सेट हो जाएगी। अब थोड़ा इनके फ्लैशबैक में भी चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी नौटंकी किस लिए ये कैमरे के आगे कर रहे थे। किस तरीके से एकदम नेता टाइप ड्रामा ये कैमरे के आगे कर रहे थे। बीवी को फोन मिला रहे हैं, रो रहे हैं और परेशान होते नजर आ रहे हैं योगी जी के सम्मान में। दरअसल प्रशांत जी पुराने खिलाड़ी हैं नेता नगरी के। साल 2013 में जब ये पीसीएस बने, उससे पहले ये अमर सिंह की पार्टी में मऊ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब राजनीति इनकी रग रग में बसी है। और आरोप ये भी है कि इन्होंने अपनी उम्र का, यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसमें भी हेरा फेरी की है। सोचिए, जो बंदा पूरी राजनीति घुमाकर अफसर बना हो, उसे पता है कि किस मोड़ पर कौन सा पत्ता फेंकना है। पहले पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी, तब भी ये काफी चर्चा में रहे, और अब जब भाई ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे मुख्यमंत्री जी से जांच की मांग कर दी है, तो मामला जो है वो घर घर की कहानी से निकलकर यूपी की बड़ी खबर बन चुका है। उधर मऊ के सरवा गांव में इनके चचेरे भाई मोनू और बाकी लोग भी परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ने सच में कुर्बानी दे दी या कोई ये नई चाल चल रहे हैं। गांव में भी इनका परिवार रहता है, सब बाहर सेटल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये भक्ति का कम और फर्जी सर्टिफिकेट की जांच का मामला ज्यादा लग रहा है, और इसी से बचने के लिए इन्होंने ये पूरा जो नाटक है वो सबके सामने किया है। अब सोचिए, खुद का उनका जो भाई है वो आकर सारी कहानी मीडिया के आगे बयां कर रहा है कि भैया इन्होंने जो कल जितना नौटंकी ड्रामा किया है, और इनकी तो खैर वीडियो देखने के बाद भी बहुत से लोग हंसते हंसते शायद उनके पेट में दर्द हो गया होगा कि आखिर में इतनी नौटंकी कैसे कोई कर सकता है। खैर, इनका नेता नगरी से पुराना जो नाता है वो रहा है, तो इस पर भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से एकदम मीडिया के आगे ये अपनी पत्नी को फोन घुमाते हैं और रोते हुए नजर आते हैं और कहते हैं 2 दिन से मैं परेशान हूँ, जो कुछ अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा वो अच्छा नहीं लगा, और जिनका हम नमक खाते हैं उनके बारे में ऐसा सुन नहीं सकते हैं। तो मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके की पूरी एक एक शब्द, एक एक बात किस तरीके से एकदम पूरे ड्रामेटिक वे में कही गई। हेलो,
हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब बहरहाल ये भी देखना होगा कि सरकार इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर करके इन्हें घर भेजती है या फिर जांच बिठाकर इनको अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर इनका चेकअप किया जाएगा कि आइए और चेकअप कराइए और दिखाइए कि कितनी % आपकी आंखें जो है खराब है या फिर आपको सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। अब यूपी है, यूपी के अंदर यूजीसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। वैसे यूजीसी को लेकर देश के कई हिस्सों में भी बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर इसका एक बड़ा तूफान जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने का हवाला देते हुए नए नियम बना दिए हैं और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनके लिए समानता के नियम लागू नहीं होते हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता ऐसे मुद्दे पर खुलकर नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन छात्र ये भी कह रहे हैं कि नेता तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं पर उन पर यह नियम का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो छात्र कॉलेजेस में जा रहे हैं, देश के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इससे काफी परेशानी हो सकती है। तमाम दलीलें जो है इसके पक्ष विपक्ष में अभी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात जो है वो ये है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस मामले को बढ़ता देख सरकार हरकत में तो आ रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। शिक्षा मंत्रालय को कोर्ट के सामने तर्क देना होगा। मंत्रालय इस मामले पर कानूनी सलाह भी ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि यूजीसी की ओर से पूरे मसले पर जल्द से जल्द तथ्य रखे जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी तो यूजीसी की ओर से नए नियम को जारी करने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली में जो यूजीसी का मुख्यालय है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस जो है वो इस वक्त जारी है। वहीं इस बीच बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस पर अपना बयान जो है वो जारी किया है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि ऐसे नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों से व्यापक बातचीत की जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि कोई भी फैसला समाज में तनाव या टकराव की स्थिति पैदा ना करे। दलितों और पिछड़ों से अपील करते हुए मायावती जी ने कहा कि वो उन स्वार्थी और मौकापरस्त नेताओं के उकसावे में ना आए जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बिके हुए नेता भड़काऊ बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन वर्गों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी यूजीसी के नए नियमों पर जो है वो अपना बयान दिया। एक बार सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, 1989 में ऑलरेडी यूजीसी और देश में यह कानून पहले से लागू है कि SC ST के ऊपर किसी तरह का कोई भी उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो यह कानून लेकर सरकार आई है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। अगर आपको समानता ही देना है तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पिछड़े वर्ग, दलित और खासकर ST को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, जमीन दीजिए, आर्थिक संपन्न करिए, तब तो वो मुख्य धारा में आएंगे। ये केवल कानून बनाना सिर्फ लोगों के आंख में धूल झोंकने के भी बराबर है। और मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी के करारी हार के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का सिर्फ एक बहाना है, बाकी ना उनकी उन्नति, ना उनका आर्थिक विकास, ना उनको मुख्य धारा में लाने की कोई भी प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। आप देखें ना, पिछड़ा वर्ग के नौजवान पिछले काफी दिनों से यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सरकार ने उसकी सुधि ली, संज्ञान लिया।
दलित परिवार के लोगों को पेड़ के खंभों में बांध के मारा जा रहा है, पेशाब पिलाने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह का कृत्य लगातार इस समाज में हो रहा है और इस सरकार में हो रहा है, तो आप मुख्य धारा में लाने की बात कैसे कर सकते हैं? जो कानून पहले से ही है, उस कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से यह देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों के आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वहीं यूजीसी की समानता समिति के नए नियम पर एबीवीपी जो है वो भी काफी नाराज नजर आ रही है और इस पूरे विवाद में बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। संगठन दबी जुबान में नियमों को संतुलित करने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे की एनएसयूआई ने इन नियमों का स्वागत कर बीजेपी को वैचारिक रूप से और भी मुश्किल में डाल दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि यूजीसी को लेकर एक अलग ही माहौल पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो संसद के बजट सत्र से पहले चुटकी लेते हुए ये तक कह दिया कि बीजेपी के अंदर ही भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, पहले बीजेपी अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। वहीं आगरा में तो बीजेपी के पूर्व उपसभापति ने अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और यूजीसी के दूरगामी दुष्प्रभाव बताते हुए तत्काल कानून में संशोधन की मांग की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूजीसी को लेकर तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं इस वक्त और काफी ज्यादा बवाल इसको देखने को मिल रहा है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।